हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी अर्बन हैशटैग। मेरा नाम है अमन प्रभात। तो मैं आपसे आज एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या मुंबई में रहकर सच का साथ देना गलत है? क्या मुंबई में रह के सच के साथ खड़ा रहना गलत है? क्योंकि जब कंगना रनौत ने फैसला किया कि वो सच का साथ देगी, सच के साथ खड़ी रहेगी, तो महाराष्ट्र सरकार ने क्रूरता और तानाशाही दिखाते हुए कंगना रनौत, जिन्होंने 15 साल मेहनत करके खून पसीना एक करके अपना ऑफिस तैयार किया, वो भी बिल्कुल वैध तरीके से, जिसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अवैध बताकर धराशायी कर दिया क्योंकि कंगना रनौत ने सच का साथ देने की कोशिश की। जब कंगना रनौत ने ये कहा कि क्या मुंबई पीओके बन चुकी है, तो कई लोग पीओके से पाकिस्तान चले गए। पर मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पीओके पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत का हिस्सा है, जहाँ पर इंडियन सिविलियंस रहते हैं। कंगना रनौत ने इसलिए मुंबई को पीओके बताया क्योंकि पीओके में ना कोई डेमोक्रेसी है, ना ही कोई ह्यूमन राइट्स है, ना ही वहाँ के लोग सच बोल सकते हैं। उसी प्रकार अब मुंबई एक तानाशाही का इलाका हो गया है, जहाँ पर अगर आप सच का साथ देते हैं तो आपने नतीजा तो देख ही लिया होगा कंगना रनौत के साथ क्या हुआ। दूसरी चीज़, आपने पाकिस्तान आर्मी को देखी होगी, जैसे वो वॉर्स करते हैं उसी के साथ वो बिज़नेस भी करते हैं। उनका काम खाली जंग लड़ना नहीं बल्कि बिज़नेस करना भी है। उसी प्रकार बॉलीवुड का काम भी अब बस फिल्म बनाना नहीं रह गया दोस्तों। बॉलीवुड अब खुद का पॉलिटिकल एजेंडा तय करती है। अब बॉलीवुड ड्रग्स का रैकेट करती है और स्टार को प्रमोट करती है। इसीलिए कंगना रनौत ने पीओके और मुंबई की तुलना की। दोस्तों, जो चीज़ कंगना रनौत के साथ हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पर इस पर कोई भी स्टार ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। किसी भी बॉलीवुड स्टार के मुंह से चू तक नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उनका जो एक पॉलिटिकल एजेंडा है उस पर कंगना रनौत फिट नहीं बैठती। उन्होंने कंगना रनौत को एग्जामिन करना शुरू कर दिया होगा कि क्या वो बॉलीवुड में नेपोटिज्म को सपोर्ट करती है। उनका जवाब होगा नहीं। क्या वो स्टार किड्स के तलवे चाटती है? नहीं। क्या वो ड्रग माफिया को सपोर्ट करती है? नहीं। क्या वो मूवी माफिया को सपोर्ट करती है? नहीं। क्या वो जेएनयू में जाके देश विरोधी नारे लगाती है? नहीं। इसीलिए कोई भी स्टार ने कंगना रनौत का समर्थन नहीं किया। लेकिन हमारे बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी स्टार हैं जिनको प्यार तो खूब मिला भारत से, उनकी फिल्मों को सराहा भी गया, पर उन्हें घर बैठे बैठे ही डर लगने लगा। जी हाँ, वैसे ऐसे ही एक स्टार है नसरुद्दीन शाह। उन्हें लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सराहा, पर उन्हें घर बैठे डर लगने लगा। उन्हें लगने लगा कि अब ये देश रहने लायक नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है। उन्हें अब नहीं लग रहा जब कंगना रनौत के घर को गिरा दिया गया अवैध बताकर, गैर कानूनी तरीके से, कि अब लोकतंत्र खतरे में आ गया। क्यों? क्योंकि उनका भी एक पॉलिटिकल एजेंडा है। और इन स्टार का जो डर है वो एक कोरोना वायरस की तरह है, एक स्टार से दूसरे स्टार में फैल जाता है। जैसे कि नसरुद्दीन शाह को डर लगने लगा तो शबाना आज़मी को भी डर लगने लगा, शबाना आज़मी को डर लगने लगा तो आमिर खान को भी डर लगने लगा। तो इनका जो एक एजेंडा है वो उस हिसाब से चलते हैं। ये बहुत ही दोगले किस्म के लोग होते हैं जो बॉलीवुड में रहते हैं। तो आपने ये तो देख लिया कि बॉलीवुड पूरे दोगले लोगों से भरा हुआ है। यहाँ पर सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो आउटसाइडर रहते हैं, जो अपने बल पर आते हैं। नहीं तो बाकी लोगों का प्रमोशन किया जाता है बॉलीवुड के अंदर। जैसे अगर किसी के गॉड फादर सो कॉल्ड करण जौहर हो तो उन्हें प्रमोट किया जाएगा, अगर कोई स्टार किड हो तो उन्हें प्रमोट किया जाएगा, या कोई स्टार किड की टट्टियाँ साफ़ करने वाला को एक्टर हो तभी उन्हें प्रमोट किया जाएगा। और उसके अगर इन तीनों में से वो कोई नहीं है तो उन्हें धक्के मार के बॉलीवुड से जाने को कह दिया जाएगा। न्यूज़ चैनलों के बारे में जो बॉलीवुड का प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं और सपोर्ट करते हैं इसे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया टुडे के बारे में। इंडिया टुडे एक जाहिलों और एक देशद्रोहियों का एक टोली है, एक बेशर्मों की टोली है जो अपने आप को सबसे तेज़ और सबसे आगे कहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो आतंकवादी हो या देशद्रोही हो या एक मर्डरर हो, उनके इंटरव्यू लेने से वो चूकते नहीं जस्ट बिकॉज उन्हें टीआरपी चाहिए। जब रिया चक्रवर्ती का वो इंटरव्यू दिखाने वाले थे तो कितने विरोधों का उनको सामना करना पड़ा था। लोग विरोध कर रहे थे कि वो नहीं दिखा सकते, एक कल्प्रेट को, एक अक्यूज्ड को वो एक प्लेटफॉर्म नहीं दे सकते। बाकायदा सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने भी ये कहा था कि ये इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, इसे टेलीकास्ट नहीं करना चाहिए, पर वो तो ठहरे न्यायती बेशरम किस्म के लोग। उन्होंने नहीं सुना और उसके बावजूद वो टेलीकास्ट किया क्योंकि उन्हें बस टीआरपी की भूख थी। अब मैंने एक दिन आज तक में एक इंटरव्यू देखा, उसमें एक एंकर दीपिका पादुकोण की एक पैरोकार बन गई, उनको सपोर्ट करने लगी कि कंगना रनौत को जब वाई सिक्योरिटी मिल रही है तो दीपिका पादुकोण को वाई सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल रही है। तो मैं उस एंकर से ये पूछना चाहूँगा कि दीपिका पादुकोण को किस लिए वाई सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? इसलिए क्योंकि उनका जो एक रोल है सुशांत सिंह राजपूत केस में वो एक भी रोल नहीं है। क्या उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया सुशांत सिंह राजपूत को, या इसलिए उन्हें ये वाई सिक्योरिटी मिलना चाहिए क्योंकि वो ड्रग माफिया और मूवी माफिया को सपोर्ट कर दी है?
या उन्हें इसलिए मिलना चाहिए वाई सिक्योरिटी की वो जेएनयू में जाके अपने मुंह में दही जमा लेती है? आखिर किस बेसिस पे ये कह सकती है कि दीपिका पादुकोण को वाई सिक्योरिटी मिलना चाहिए? इसलिए क्योंकि उन्होंने जो अपना सबसे पहला डिप्रेशन सीडी है वो इंडिया टुडे को बेचा था। अब मैं बात करता हूँ एक दूसरे न्यूज़ चैनल की, तो उसमें ये बताया जा रहा था कि कंगना रनौत एक एक्टर से ज़्यादा पॉलिटिशियन लग रही थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने कह रखा कि वो लातों का बूथ है, वो बातों से नहीं मानेगा, तो क्या उसको उसी की भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए? क्या एक पॉलिटिशियन को अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट पर ही भरोसा है तो क्या उसको उस भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए? और अगर कोई आम हिंदू अगर अयोध्या के बारे में बात करे या कश्मीर के बारे में बात करे तो क्या वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? क्या आम हिंदू उस पर बात नहीं कर सकता? मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वो ज़माना चला गया जब लोग न्यूज़ चैनलों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे। आजकल काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म हैं, भले ही वो बुक हो या सोशल मीडिया हो, तो लोगों के आंखों में धूल झोंकना अब आसान नहीं रहा। अब आप और लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते, तो अपने एजेंडे को यहीं बंद करते। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि शिवसेना को अपने नाम के आगे से शिव हटा लेना चाहिए, क्योंकि अब उसका हिंदू और हिंदुत्व से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। शिवसेना ने हिंदू और हिंदुत्व को एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स बनाकर रख दिया है। बाला साहब ठाकरे के क्या विचार थे हिंदू हिंदुत्व को लेकर के, वो महिला के किस प्रकार सम्मान करते थे, ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पर जब उनकी ये आत्मा ऊपर से देख रही होगी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो उनकी आत्मा को कितनी ठेस पहुंची होगी कि इस इंसान को ना हिंदू हिंदुत्व की इज़्ज़त करने आती है और ना ही इसको महिला की इज़्ज़त करनी आती है। पर उद्धव ठाकरे ये समझ ले कि जो लोग महिला की इज़्ज़त नहीं करते हैं उन पे समाज थूकता है, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं करता समाज में। तुमसे अच्छा तो हिटलर था, कम से कम वो इलेक्ट होकर आया था। तुम तो लोगों की आंखों में धूल झोंक कर आए हो। तुम ये कहते हो कि कंगना रनौत मुंबई नहीं आ सकती, महाराष्ट्र नहीं आ सकती, तो तुम किस हैसियत से अयोध्या आने की बात करते हो? एक पार्टी थी जो 60 साल तक हमारे देश पर राज किया करती थी, पर आज उसकी ऐसी हैसियत हो चुकी है कि वो 60 पार्टियों के साथ भी मिल जाए तब भी वो बहुमत पार नहीं कर पाती। तो तुम तो इस खेल में नए नए आए हो। तुम्हें पता है ना कि डोनाल्ड ट्रंप के पास एक टेबल है जिस पे वो बटन दबाता है तो नॉर्थ कोरिया समाप्त हो जाता है, वो एटम बम की धमकी देता है। उसी प्रकार तुम्हारे पास भी एक ऐसा ही टेबल है, पर फ़र्क इतना है कि तुम्हारे इस टेबल में 2 बटन हैं। जब तुम पहले बटन को दबाते हो तो बीएमसी तुम्हारे सामने लट्टू की तरह नाचने लगती है, और जब तुम दूसरा बटन दबाते हो तो मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती के सामने नतमस्तक हो जाती है। पर मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि ये समय का खेल है, आज तुम्हारा है कल हमारा होगा। जय हिंद, जय भारत।